हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, नोमैटिक एम्पायर, क्लास 11 as a history here. Next question is important. Discuss the method of the warfare of Mongol army. You know that is important questions here. The methods of the warfare of Mongol army. Where there is any expedition, the Mongol Khan convene there is a meeting of the Kuriltai. On the deliberate discussion pertaining to the arms and the planning for a war were taken her. All the military leaders, commander took a part in it and used to receive a special direction here. The Mongol spies the spirit to the rum over in the enemies is a country with the aims to be demoralized. It is a soldier. That's important. The enemies was given to the option to the surrender or their face annihilation. That's important. The enemy was given to the option to surrender or their face annihilations. After this initial is a preparation when to the actual war was to begin, the Mongol soldier and used to the encircle the area that was to be attacked from all the sides. That's important here. That is used to the encircle to the area that was to attack from all the sides here. The Mongol soldier faced by the enemy's army face to face. The tactics adopted by them was to be show that they are distracting the war field. That's important. The enemy soldier is a thought that the Mongol army had distracted there is a field, but no sooner has been to reach at the particular place. The Mongol soldier used to attack soldier and give them to the crossing defeat here. This is important. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं यह अववार साम्राज्य क्लास 11th हिस्ट्री इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो हमारे समक्ष अगला आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि मंगोल सेना के युद्ध के तरीकों की चर्चा करना है। कहते हैं मंगोल सेना हुई, उसका जो युद्ध करने की तरीका था वो काफ़ी उत्तम किस्म की थी। और आपको मैं बता दूं कि इतिहास साक्षी है। कहते हैं अगर युद्ध करने की तरीका उच्च कोटि की होती है तो बड़े से बड़े सेना को जो है बहुत आसानी से हराया जा सकता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखा जाए तो बाबर भी कुछ सैनिक के लेके भारत पे अटैक किया और उसने लाखों सैनिक को बहुत ही आसानी से हरा दिया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात आता है कि मंगोल सेना के युद्ध के तरीका, आखिर मंगोल सेना के युद्ध के तरीके क्या थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन रखता है एग्जाम व्यू से। देखा जाए तो किसी भी अभियान से पहले जो मंगोल खान होते थे, जो मंगोल के खान होते थे और कुरलताई की बैठक बुलाते थे। ये उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण खासियत थी कि किसी भी अभियान से पहले मंगोल खान ने कुरलताई की बैठक बुलाते थे जहां हथियार और युद्ध की योजनाओं संबंधी विस्तृत चर्चा की जाती थी। यानी हथियार, युद्ध की योजनाएं, इन सब बातों पर बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती थी जो कि उनको काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। कहते सभी सैन्य नेता कमांडर इसमें भाग लेते थे और विशेष दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। देखिए कोई भी अगर युद्ध लड़ने की रणनीति यही होती है कि सबसे पहले हम प्लानिंग बनाएं और यहाँ पर मंगोल जो थे सेना कि युद्ध करने से पहले योजनाएं बनाया करते थे। अभियान होने से पहले एक मीटिंग करते थे। मीटिंग के अंतर्गत सारी बातों का जो है दिशा निर्देश दिया जाता था और इसमें सारे सैन्य नेता कमांडर उसमें भाग लेते थे और सभी को विशेष प्रकार के निर्देश प्राप्त होता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते मंगोल जासूस जो है दुश्मन देशों में अफवाहें फैलाते थे जिसका उद्देश्य उसके सैनिक का मनोबल गिरना था। ये युद्ध करने की तरीका बहुत ही उत्तम कोटि की होती है कि हम सैनिकों के मनोबल को घटा दें और ये काम जो है मंगोल के जासूस करते थे।
जासूस जो होते थे दुश्मन के देशों में चले जाते थे और उनके जो है सेनाओं में जो है मंगोल के सेनाओं की बढ़ चढ़ के चर्चा करते थे, जिससे वहाँ के जो दुश्मन की सेना होती थी वो युद्ध करने से पहले ही हताशा हो जाते थे। तो ये मंगोल को जो है युद्ध करने की सबसे उत्तम कोटि की जो है तरीका है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। आगे यदि बात करें हम कि दुश्मन को आत्मसमर्पण करने या विनाश का सामना करने का विकल्प दिया गया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है मंगोल की कि वो दुश्मनों को आत्मसमर्पण करने या विनाश का सामना करने का विकल्प देते थे। या तो दुश्मन आत्मसमर्पण करते थे या उसको विनाश कर देते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। यहाँ देखा जाए तो इन शुरुआती तैयारी के बाद जब असल युद्ध शुरू होना होता था तो मंगोल सैनिक उस इलाकों के चारों तरफ से घेर लेते थे जिस पर हमला करना होता था। देखा जाए तो मंगोल की यहाँ पर जो युद्ध की नीति थी काफ़ी उच्चम कोटि की थी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो वो जो है चारों तरफ से जो है दुश्मनों को घेर कर उनको जो है धराशायी कर देते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे अगर हम बात करें, मंगोल सैनिकों ने दुश्मन की सेना के आमने सामने सामना किया और इसके द्वारा अपनाई गई रणनीति यह दिखाने के लिए थी कि वे युद्ध क्षेत्र जो है छोड़ रहे हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रणनीति होती है कि मंगोल सैनिकों ने दुश्मन की सेना का आमने सामने सामना किया करते थे और जब भी उनको सैनिक की हौसला देख के जो दुश्मन सैनिक होते थे वो रन छोड़ के भाग जाते थे। तो देखा जाए यहाँ पर युद्ध लड़े बिना भी जो है युद्ध के जीतने की सबसे महत्वपूर्ण तरीका था। इवन देखा जाए तो शत्रु सैनिकों ने सोचा कि मंगोल सेना ने मैदान छोड़ दिया, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि कभी कभी ये क्या करते थे, मंगोल सभी जो है पहले तो आक्रमण करते थे और फिर जो है वो युद्ध छोड़ के भाग जाते थे। तो इससे ये होता था कि शत्रु सेना ये सोच में पड़ जाती थी कि मंगोल सेना मैदान छोड़ के भाग गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो उनको जो है थोड़ा रिलैक्स करवाते थे कि दुश्मन जो है अपने आप को निश्चिंत हो जाए। जैसे वो निश्चिंत होते थे उन पे जो है धराशायी बोल दिया जाता था। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रणनीति होती है युद्ध की। परंतु जैसे ही वो किसी विशेष स्थान पहुंचते थे मंगोल सैनिक जो है उन पर आक्रमण कर देते थे और उन्हें करारी हार देते थे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये नीति काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि आप ये करो, पहले युद्ध बहुत जोश से लड़ो और युद्ध लड़ते लड़ते क्या करो, अपने आप को पीछे हटा लो। पीछे हटने से ये होता है कि दुश्मनों को ये लगता है कि वो बंदा जो है हार गया है या रन छोड़ के भाग गया है। जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, जब वो हथियार को त्याग देते हैं, फिर मंगोल सेना जो होता था उन पे अटैक करके उनको जो है धराशायी कर देता था और इस आक्रमण को वो सह नहीं पाते थे और वहीं पे जो है वो सेना हार जाती थी। तो इस प्रकार मंगोल जो है अपनी युद्ध नीतियों का जो है यहाँ पर अनुसरण करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इतिहास में ऐसी रणनीति शायद ही हमें कहीं देखने को मिला हो, लेकिन ये रणनीति उच्च कोटि की थी, क्योंकि यहाँ पर कम सेनाओं के रहते हुए भी कोई बड़ा से बड़ा युद्धों को जो है बहुत आसानी से जीता जा सकता है। तो ये बात काफ़ी महत्व रखता है यहाँ पर मंगोल की जो है युद्ध नीतियों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चंस अराइव हियर, दिस इम्पोर्टेंट। व्हाट डू यू नो अबाउट द यूलूस सिस्टम? You know that important. What do you know about the Ulus system? That's important. Ulus system was established by the Genghis Khan. Genghis Khan, there is a established of Ulus system. And according to this system, Khan used to transfer the administration of newly conquered land to his fourth son. The fourth son here, Genghis here, namely by Jochu Chagai Egodai Teyu. That's important here. There is a system here, a transfer of administration for the newly acquired for the fourth son. Fourth son is here Jochi Chagatai and Ogodai and Toulouse. There is the most important here. There is important for the Ulus system. The Ulus system here established Genghis Khan,
and his eldest son Jochi was given to resign of Russian steppes, and Chagatai was given to the charge of Taxonius steppe or the resign of the north of Pamir Hills. You know that is important. His eldest son Jochi was given to resign of the Russian steppes, and the next year charges for taken here Chagatai. That's important. It was the indication from the Khan that his third son is Ogo dies would be succeed him as the Khan. That's important. The third son here, Ogo dies, there is succeed in his Khan here. And there's a fourth son, Teyu. There are four sons was given to resign of Mongolia, and the US was not a fixed. US was not a fixed. The size of US used to do change. That's important. Under this system, the position of the son of Khans was that of deputy ruler, and they were made their independent in charge of military troops, known as a Tama. That's important. And their person holding US can appoint the person under their resign and can also levy new taxes. This is an important system here for the Genghis Khan here. यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है ययावार साम्राज्य के अंतर्गत, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आया है। कहते हैं लुईस प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? यूलियस प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो यूलियस प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं जो टैक्स की सिस्टम है हर समय काल में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो यहाँ पर चंगेज़ खान के समय में भी काफ़ी महत्वपूर्ण था कि टैक्सेस जो होता है कोई भी साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ टैक्सेस के अंतर्गत यूलियस जो प्रणाली है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आखिर यूलियस प्रणाली में किन बातों को तरफ जो है महत्व दिया जाता है तो ये काफ़ी और महत्वपूर्ण हो जाएगा। कहते हैं यूलियस प्रणाली की स्थापना चंगेज़ खान ने की थी, यानी इसका जो है एस्टेब्लिशन चंगेज़ खान के द्वारा किया गया था। और इस प्रणाली के अनुसार खान नई जीत गई भूमि का प्रशासन अपने 4 बेटों में बांट दिया, यानी जो इसने जीता था भूमि उसको अपने 4 बेटों में बांट दिया। कहते हैं उनके बेटे जो थे जोची, चटघटाई, ओगोडाई और चैलूस को हंसास कर देना काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी चंगेज़ खान ने जो साम्राज्य जीता था वो अपने 4 बेटों में जो है विभक्त कर दिया। उनके सबसे बड़े बेटे जोची को रूसी टेरस का क्षेत्र दिया गया था और चटगाई को जो है टेनिस्कियान स्टेप और पामीर हिल्स के उत्तर के क्षेत्र का प्रभाव दिया गया था। यानी सभी बेटों में सामान्य भागों में जो है इसको बांटा गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और यह खान की ओर से एक संकेत था जिसका तीसरा बेटा गोदोई खान के रूप में उसका उत्तराधिकारी होगा। यानी यहाँ पर चंगेज़ खान ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ संकेत किया कि उसका तीसरा बेटा जो होगा जो गोदाई वो उसका जो है साम्राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण संकेत था यहाँ पर यूलियस प्रणाली के अंतर्गत। यदि हम अगले पॉइंट की तरफ नज़र करें तो चौथे पुत्र टेलुस को जो है मंगोली का क्षेत्र दिया गया। यानी चौथे बेटे टेलुस को जो है मंगोली का क्षेत्र दिया गया। यूलियस ठीक नहीं हुआ था, जो कि ये यूलियस ठीक वहाँ के लिए नहीं था। यूलियस का आकार बदलता रहता था, यानी यूलियस का जो है आकार बदलता रहता था। यानी यूलियस है एक सिस्टम है, ये हमेशा बदलता रहता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत खान के पुत्र की स्थिति उप शासक की होती थी, यानी मेन शासक राजा होता था जो चंगेज़ खान खुद था। और यहाँ पर इस स्थिति का जो है उप शासक उसके पुत्रों के स्थिति में बटा हुआ था। उन्हें सैन्य टुकड़ियाँ का स्वतंत्र आभारी बनाया गया था, जिन्हें वो तम के नाम से जाना जाता था। वह लुईस धारणा करने वाले व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते थे और नए कर भी लगा सकते थे। यानी देखा जाए तो यूलियस सिस्टम एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रणाली थी, जिसके अंदर अपने पुत्र को जो है शासन करने की व्यवस्था की गई थी
और इसके अंतर्गत वो कोई भी कर जो है लगा सकते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूलिस एक धारण करने वाले व्यक्ति को कहती हैं। यूलिस सिस्टम जो थी एक महत्वपूर्ण पद धारण करने वाले व्यक्ति को कहती हैं। यहाँ पर साफ शब्दों में यूलिस का मतलब समझ में आता है कि यूलिस का मतलब जो होता है कि चंगेज़ खान जो है अपनी पूरी शासन का भागडोर अपने पुत्रों में बांट देता है और उसका पुत्र जो होता है एक उपशासक होता है। उपशासक यानी इसका मेन शासक जो होता है यहाँ पर चंगेज़ खान स्वयं है और उसका उत्तराधिकारी तीसरा पुत्र था, न कि तीनों पुत्र में से था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यूलिस प्रणाली के अंतर्गत कहते हैं उस व्यक्ति को जो उस क्षेत्र का प्रभावी बनाया गया है उसको कर लगाने की पूरी छूट होती थी और सरकार का खजाना जनरली देखा जाए तो कर से ही भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यम। यू नो दैट इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यम। द यम वाज अ मिलिट्री पोस्ट। यम was a military post established by the Genghis Khan. There is a Yam was a military post and established by the Genghis Khan. During the Mongol Empire, such a post were created at a distance of 25 miles. That's important here. The create at the distance of 25 miles and at this post cavaliers and the messenger were appointed and horses were placed at their disposal. That's important here. The messenger and there is a cavaliers, there is a appointed and the horses were placed at their disposal. And these cavaliers used to be carry officially record from one place to another. The cavalier used to be carry official record from one place to another. Each cavalier was required to tie well with the neck of his horse. Cavalier was required to be tied well with the neck of his horses. Whenever a message used to be reached near a post, the messenger present in the post on listening their rings of the bells so tied with the neck of the horse used to be get ready along with the horse to be leave for the next destinations. You know that's important. The rich or near a post, the messenger present at the post. The messenger present of the post and listen the ring of the bell. So they start with the neck of the horse and used to get ready along with the horse to be leave for the next registrations here. The young proper's arrangement were also made for the travelers with the aim to make their stay secure and comfortable. Their travels were issued officially post known as a passer. This is important here. The yam is a proper arrangement were also made from the travelers with the aim to be make their stay secure and the comfortable. Their travelers were issued officially post now are the passer. And these passes were to three types here: gold, silver, and iron. That's important. These passes were of three types: gold, silver, and iron. And travelers had to tie these passes is pieces on their forehead. The travelers were provided facilities as every yam according to this is a passes here. The facility of every yam according to this passes here. The institution provided very successfully for the Mongol administration here. The institutions proved very successfully for the Mongol administration here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। यायावर साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे समक्ष देखा जाए तो जो कि 11th कक्षा के लिए हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये अगला क्वेश्चन जो है और भी महत्व रखता है। यहाँ क्वेश्चन साफ है कि रतालू पर आपने एक संक्षिप्त नोट लिखना है। ये हिंदी है, लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसे यम कहती हैं। आखिर रतालू यम
जो है वो किन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रतालू पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। रतालू होती क्या थी, चंगेज़ खान ने इसको किस प्रकार स्टिमुलेट किया, चंगेज़ खान ने इसको क्यों बनाया, बहुत से मन में क्वेश्चन है। लेकिन सबसे प्रथम बात तो ये है कि आपको ये समझना होगा कि रतालू या यम क्या होता है। तो मैं एक साफ शब्दों में बता दूं कि यम जो है एक ऐसे सैन्य चौकी को कहती हैं, जानी सैन्य चौकी, जहाँ पर सैनिक को जो है रहने के लिए बनाई गई थी, जो सुरक्षा के मुहैया को देख के बनाया गया था, जिसे चंगेज़ खान ने स्थापित किया था। यानी देखा जाए तो यम का जो एक चौकी थी जिसको चंगेज़ खान ने बनाई थी, तो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंगोल साम्राज्य के दौरान ऐसी जो है पोस्ट 25 मील की दूरी पे बनाई जाती थी। यानी देखा जाए तो 25 माइल की दूरी पे बनाना ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि वहाँ पर संरक्षित किया जा सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। चंगेज़ खान ने यहाँ पर इंटेलिजेंसी की बात दिखाई कि कहते हैं 25 किलोमीटर दूरी पर जो है एक सैन्य चौकी बनाया, क्योंकि यात्रियों को सुरक्षा करना काफ़ी महत्वपूर्ण दायित्व रहता है। और इन पदों पर घुड़सवारों और दूतों की नियुक्ति की जाता था, जहाँ से संदेश उस तक पहुँचना बहुत ही आसान हो जाता था। यानी इन पदों पर घुड़सवारों और दूतों को नियुक्ति किया जाता था और उसके निपटने में घोड़े रखे जाते थे। यानी निपटाने के लिए घोड़े रखे जाते थे कि घोड़ा जो है काफ़ी स्पीड से जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। यानी 25 मील की दूरी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ये घुड़सवार सरकारी अभिलेखों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। यानी कोई भी मैसेज होती थी, इंफॉर्मेशन होती थी, ये घुड़सवार जो है एक चौकी से दूसरी चौकी तक पहुंचाते थे और दूसरी चौकी से तीसरी चौकी तक पहुंचता था। इस प्रकार राजा के पास जो है बहुत महत्वपूर्ण समय काल में जो है संदेश राजा तक पहुंच जाती थी। तो चंगेज़ खान ने इसी उद्देश्य से इन चौकियों का जो है निर्माण करवाया था। प्रत्येक घुड़सवार को अपने घोड़े गले में एक घंटी बांधना आवश्यक था। इससे पता लग जाती थी कि संदेश आ रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक घुड़सवारों को अपने घोड़े के गले में एक घंटी बांधने की आवश्यकता होती थी। जब भी कोई संदेश किसी चौकी के पास पहुंचता था तो घोड़े गले में घंटी की आवाज़ सुनकर चौकी पर मौजूद दूत घोड़े सहित अगली मंजिल के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो जाता। तो देखिए घोड़े पे के जो है गले में घंटी बांधने का सबसे महत्वपूर्ण था ये बात कि संदेश पहुंचने में राजा तक कोई देरी न हो। यानी जैसे ही घंटी की आवाज़ वहाँ के चौकी पर कोई सुनता, फटाक से दूसरे घोड़े को तैयार कर देता और दूसरे संदेश वाहक को तैयार कर देता अगले चौकी के लिए। तो इससे जो है समय रहते कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है राजा तक बहुत आसानी से पहुँच जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चंगेज़ खान ने प्रणाली का जो है उजागर किया, जो कि महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो यम में यात्रियों के लिए उचित व्यवस्था भी की गई थी कि जो यात्री थक के आते थे वो यहाँ पर विश्राम करते थे, जलपान करते थे और हर तरह के जो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध थी। उनके प्रवास को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के उद्देश्य से यात्रियों को जो है अधिक पास जारी किए गए थे, जिन्हें फैज़ा के नाम से भी जाना जाता था। यानी वहाँ पर वही व्यक्ति इन सारी सुख सुविधाओं का आराम ले सकते थे जो कि फौजा बनवा रखे हो। फौजा का मतलब होता है एक तरह का पास, यानी पास जो है बनवाना ज़रूरी होता था इन चौकियों पर रहने के लिए, वहाँ पर अपना समय व्यतीत करने के लिए और सारे फैसिलिटी को जो है यूज़ करने के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रहती है। ये पास 3 प्रकार के होते थे। यानी जो ये पास बनाए जाते थे, फौजा बनाए जाते थे, वो 3 प्रकार के होते थे। एक सोना, एक चांदी और एक लोहे। यानी ये 3 पास होते थे, सोना, चांदी और लोहे। यात्रियों के इन पासों यानी फौजों को अपने माथे पर बांधना पड़ता था। यानी जो यात्री होते थे ये फौजा को जो है यानी पास को अपने सर पे बांधने की ज़रूरत पड़ती थी और इस पासे के अनुसार यात्रियों को हर समय यम पर सुविधाएं प्रदान की जाती थी। यानी जिसके पास ये पास रहता उसी प्रकार की जो है उसको सेवा दी जाती और यह संस्था मंगोल प्रशासन के लिए बहुत सफल साबित हुई। यानी यहाँ पर देखा जाए तो पास का मतलब तो पास होता है, लेकिन जो सोना है, चांदी है, लोहा है, इन पासों का भी अपना एक महत्व होता था। सोने का पास होती थी उनके पास जो बहुत रईस होते थे, जो बड़े घराने से संबंध होते थे। चांदी होते थे मिडिल क्लास के लोग जो कुछ हद तक अमीर थे और लोहे का जो होता था गरीब वर्गों के लिए होती थी। तो इससे ये बात साबित होती है कि उस समय इन पासों के अंतर्गत उनको उसी प्रकार की जो है सेवा प्रदान की जाती थी। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। तो यह समझ में आ गया होगा आपको कि यम क्या है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से रहता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइव हियर, देयर इज द नेक्स्ट हियर, डिस्क्राइब द रिलीजियस बिलीफ ऑफ मंगोल। Describe the religious belief of Mongol. You know that the religious belief is a Mongol. That's an important question for the exam view here. A religious belief of Mongols had a deep faith in religions. Mongol had a deep faith in a religions. They worship their main is deities, Tengiz, in the son of God, and believe him to be omnipotent. That's important. He's a worship here, a son of God. The order to place there is a deity, there is a used to be performed animal sacrifices. You know that important. In order to place or there is a deity, there used to be perform animal sacrifices here. The Mongolian people of Mongol used to be so special. Respect for the holy religious man is called to their summons. That's important. There is a Mongolian people show the special respect here for the holy man, religious man. That's important. Is called summon. That's important. Genghis Khan believed that his dynasty has organized his royalty for Mongols. That's important. Genghis Khan believed that here. Therefore, it is a religious obligation for the Mongol to wearing more and more religions under their direct security here. So, sovereignty is important, and Mongol were secure in their nature and follow their policy of religious tolerance here. And they allowed the people to respect their religions with the fully liberties. And the requirement as under the Mongol were made only on a merit basis, and the religious has no role to play in it. That's an important point here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वार साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास 11वीं इतिहास का जो है ये। तो यहाँ क्वेश्चन जो हमारा अगला आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन जो है मंगोल की धार्मिक मान्यताओं का वर्णन। जो मंगोल थे वो उन्होंने धार्मिक उनकी क्या मान्यता थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखता है क्योंकि धार्मिक बातें भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। मंगोल की अपनी धार्मिक विशेषता थी और वो अपनी धार्मिक विशेषताओं के कारण जाने भी जाते हैं। कहते हैं मंगोल की धार्मिक जो है मान्यताएं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बनती है। मंगोलों की धर्म में गहरी आस्था थी। मंगोल की जो है धर्म में बहुत गहरी आस्था थी। वो धर्म को बहुत ही उच्च समझते थे। वे मुख्यतः देवता जो है तेंगजी यानी सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। यानी मुख्य देवता जो उनको होते थे तेंगजी होते थे, जो कि सूर्य देवता के वो कहते हैं, और उन्हें सर्वशक्तिमान समझते थे। देखा जाए तो मंगोल जो होते थे सूर्य को ही जो है सर्वशक्तिमान मानते थे और उन्हीं की पूजा किया करते थे। वो उनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। अपने देवता को जो है प्रसन्न करने के लिए वो पशुओं की बलि भी दिया करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मंगोल में पशु बलि भी थी, कि वो अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए पशुओं को बलि भी दिया करते थे। देखा जाए तो वह मंगोल के लोग समा नामक पवित्र धार्मिक व्यक्ति के प्रति विशेष सम्मान दिखाते थे। जैसे पुजारी होता है, जैसे आपको पता है कि ये ऊंचे लोग जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं धार्मिक लोग। और लोग उसी तरह से जो है मंगोलाई जो लोग थे, समाज थी, वो समा नामक व्यक्ति जो है पवित्र धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रचलित था, उसको बहुत ही सम्मान और इज्जत दिया करते थे। यानी उसका स्थान प्रमुख होता था, ब्राह्मणों की जैसा होता था। इवन ब्राह्मण ही जैसे समझ सकते हो, जिसको उस समय समा के नाम से जाना जाता था। और ये व्यक्ति एक धार्मिक व्यक्ति होता था जिसको बहुत ही प्रतिष्ठा और सम्मान की भावनाएं से देखा जाता था। चंगेज़ खान का मानना था कि नियति ने राजाओं के लिए राज्य सत्ता निर्धारित की है। चंगेज़ खान का मानना था कि नीति ने जो है राजाओं के लिए राज्य सत्ता निर्धारित की है। यानी चंगेज़ खान यहाँ नीतियों को मानता था, किस्मतों को मानता था कि राजाओं के लिए सत्ता जो है किस्मत के रिगार्डिंग मिलती है। देखा जाए तो इन्हीं कारणों से मंगोल के लिए ही एक धार्मिक दायित्व है कि वो अधिक से अधिक क्षेत्रों को अपनी प्रत्यक्ष अधीनता में लाए।
इसलिए यहाँ पर चंगेज़ खान ने जो है कई क्षेत्रों को विजय करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि उसने ये बात समझ लिया था कि किस्मत से जो है राजाओं को साम्राज्य मिलता है, राजाओं का कार्य होना चाहिए कि हर क्षेत्र जो है उसके राज्य में सम्मिलित हो। इसलिए देखा जाए तो धार्मिक दायित्व के कारण ही जो है मंगोल के लोग जो है अधिक से अधिक क्षेत्रों पर अपना जो है प्रत्यक्ष अधीनता में लाना चाहते थे। कहते मंगोल स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष थे और धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन भी करते थे। उन्होंने लोगों को पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म का सम्मान करने की अनुमति भी दी थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने लोगों को पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म का सम्मान करने की अनुमति भी मंगोलों ने दी थी। मंगोलों के अधीन भर्ती केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी और इसमें धर्म की कोई भूमिका नहीं होती थी। तो देखा जाए मंगोल की राजनीति भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, उत्कृष्ट थी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो धर्म के आधार पर कोई भी भर्ती नहीं होती थी। सारे भर्ती जो होती थी लोगों को रखा जाता था तो उनकी योग्यता के अनुसार रखा जाता था, और ये चंगेज़ खान की महत्वपूर्ण नीतियों में से एक मानी जा सकती है। मंगोल शासक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर इज इम्पोर्टेंट। व्हाट डू यू नो अबाउट द ओगोडाई? यू नो दैट। व्हाट डू यू नो अबाउट द ओगोडाई इज हियर। ओगोडाई was declared as the new Mongol Khan by the Quraysh in 1229. That's important. Ogodai was declared as the new Mongol Khan by Quraysh in 1229. He ruled from to the 1229 to 1241. After becoming the new Mongol Khan, the period of attention to the Mongol Empire. I clear you, Genghis Khan as a son of third. Ogodai here, Genghis Khan as a son third is important. After becoming the new Mongol Khan, they paid attention to about the Mughal Empire. After becoming the new Mongol Khan, paid attention only for the Mughal Empire. At the time of accession, the power to the position of Mongol in the northern China was not much stable. The position of Mongol in there is in northern China was not much stable here. In order to establish his control over northern China, he entered into the alliance with the Song ruler of southern China. Thus important, established his control over northern China. An alliance with the Song ruler of southern China. In 1234, he occupied the region of northern China. He occupied is 1234 here. In 1231, he had also inflicted a crushing to the effect to be rulers of Iran, Jalauddin, who had escaped the Indian during the time of Genghis Khan. Iran has Jalauddin, who is escaped to India during the Genghis Khan. Ogodai not only helped the Mongol Empire to expand, rather than he also played an important role in the consolidating it with the objective of the strengthening of economical condition. He also regarded taxes and encouraged to trade. Note that this important facility provides here Ogodai on this period time. He established a chain of court in an empire to give a justice to all his citizens. That's important here. He established a chain of court in an empire to give a justice to all his citizens. To encourage to education, he also opened school. He was encouraged of education. He was open to the schools. He also did a number of civil reform and further expanded the Yam system. You know that Yam system stimulate on the Ogodai. That's important. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वार साम्राज्य जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप
एगोडाई के बारे में क्या जानती हो? आप एगोडाई के बारे में आप क्या जानती हो? अगर आपने पिछले क्वेश्चन सब देखे होंगे, समझे होंगे, तो आपको एगोडाई के बारे में पता होगा कि एगोडाई जो है चंगेज़ खान का, चंगेज़ खान का तीसरा पुत्र है, जो चंगेज़ खान ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और यही साम्राज्य का मुख्य प्रतिनिधि भी था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एगोडाई कौन है। एगोडाई जो है चंगेज़ खान का तीसरा पुत्र है। एगोडाई को जो है देखा जाए तो 1229 में कुलिताइन द्वारा नया मंगोल खान घोषित किया गया था, यानी कुलितलाई द्वारा जो है नया मंगोल घोषित किया गया था, क्योंकि चंगेज़ खान ने इसको ही उत्तराधिकारी बनाया था। और कहते हैं उसने 1229 से लेके 1241 तक शासन किया, यानी देखा जाए तो 12 साल का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल यहाँ पर दर्शाया गया है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। एगोडाइस के लिए ये शासन काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं नया मंगोल खान बनने के बाद उसने अपना ध्यान मुग़ल साम्राज्य की ओर लगाया, क्योंकि इस समय मुग़ल साम्राज्य का भी भारत में एंट्री हो चुकी थी। तो नया मंगोल खान ने जो है अपनी सारा जो है गतिविधियाँ मुग़ल साम्राज्य की ओर कर दिया। सत्ता में आने के समय उत्तरी चीन में मंगोल की स्थिति अधिक स्थिर नहीं थी, क्योंकि देखा जाए जब एगोडाई सत्ता में आया था तो उस समय उत्तरी चीन में जो है मंगोल की स्थिति चिंताजनक थी, बहुत ही जो है अस्थिर थी। उत्तरी चीन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने दक्षिण चीन के सुंग शासक के साथ गठबंधन भी किया। ये एगोडाइस की काफ़ी महत्वपूर्ण नीति थी कि उत्तरी चीन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने दक्षिणी चीन के सुंग शासक के साथ गठबंधन स्थापित किया। 1234 में उसने उत्तरी चीन के क्षेत्र पर भी कब्जा करने में सफलता हासिल कर लिया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो 1231 में उन्होंने चंगेज़ खान के समय ईरान के शासक जलालुद्दीन को भी करारी शिकस्त दी थी, जो भागकर भारत आ गया था। यानी देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि एगोडाई ने जो है अपने फादर चंगेज़ खान के समय के दौरान जलालुद्दीन को भी करारी शिकस्त दी थी, जो भागकर भारत आ गया था। एगोडाई ने न केवल मंगोल साम्राज्य के विस्तार करने में मदद की, बल्कि आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने के उद्देश्य से मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने करों को भी नियमित किया और व्यापार को भी प्रोत्साहित किया। यानी देखा जाए तो एगोडाई ने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ भूमिका अदा की। उसने व्यापार को तो प्रोत्साहित किया ही किया, प्लस अपने साम्राज्य को भी आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने अपने सभी नागरिकों को न्याय देने के लिए साम्राज्य में अदालतों की एक श्रृंखला स्थापित की, यानी सबको न्याय मिले, इसने हर संभव जो है कोशिश किया। बात करें अगर शिक्षा की, तो देखा जाए तो एगोडाई ने शिक्षा का प्रसार काफ़ी महत्वपूर्ण किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्कूल भी खोले, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने कई नागरिक सुधार भी किए और यम प्रणाली का और विस्तार किया। यानी देखा जाए जो यम प्रणाली चंगेज़ खान ने किया था, चंगेज़ खान के समय में जो यम प्रथा चलाई गई थी, जिसमें 25 किलोमीटर के दायरे में एक सैन्य संगठन बनाना था, जहां पर संदेश वाहकों को आराम दी जाती थी, यात्रियों को आराम दी जाती थी। और ये प्रक्रिया आगे चल के जो है एगोडाई ने भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और मन से तिरपान से मदद करने की विश्वास रखते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आप में बरकरार रहना चाहिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और आपको तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देता है। यहाँ पर हर तरह के वीडियो आपके लिए उपलब्ध होता है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान सेंटर को जो है सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।